CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला भारत की महान विभूतियां। इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदुस्तानी संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक महान विभूतियों को जन्म दिया है। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संगीत की एक ऐसी महान विभूति के बारे में जिनका संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान सदा सर्वदा स्मरण किया जाएगा। उन्हें दुनिया पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के रूप में जानती है। भारतीय संगीत की तुलना एक विशाल बट वृक्ष के समान है, जिसकी शाखाओं में लोक संगीत, जनजातीय संगीत और शास्त्रीय संगीत प्रमुख हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य दो भाग हैं, कर्नाटिक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत। कर्नाटिक संगीत दक्षिण भारतीय संगीत को कहते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारतीय संगीत है। जो स्थान दक्षिण भारतीय संगीत में पुरंदरदास जी का है, वही स्थान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का उत्तर भारतीय संगीत में है। वे हिंदुस्तानी संगीत के प्राणदाता माने जाते हैं। महान संगीतज्ञ श्री विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को महाराष्ट्र राज्य के बालकेश्वर नामक गांव में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। उनके बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि जन्म लेते ही जब वो रोए तो दूर कहीं से आती बांसुरी की मीठी धुन सुनकर वो एकदम शांत हो गए और मुस्कुराने लगे। भातखंडे जी के माता पिता भी संगीत प्रेमी थे। इस घटना से उन्हें भी ये भान हो गया था कि बालक में असाधारण रूप से संगीत की प्रतिभा है। स्कूली जीवन के दौरान ही उन्होंने स्कूल और राज्य के स्तर पर आयोजित कई संगीत और नाटक प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार जीते। श्रोता देवियों, सज्जनों और बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बीच संगीत की दुनिया में उभरते एक अत्यंत मेधावी और प्रतिभाशाली तरुण हैं विष्णु नारायण भातखंडे। अनुरोध है कि मंच पर पधारें और अपने अनूठे गायन से सभा को शोभायमान करें विष्णु नारायण भातखंडे। लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी नियमित अध्ययन शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि छात्र जीवन में ही उन्होंने श्री वल्लभ दास से सितार की शिक्षा ली। इसके बाद कंठ संगीत की शिक्षा श्री बेलबागकर मियां अली हुसैन खान तथा विलायत हुसैन से प्राप्त की। कानून की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने बम्बई, जो आज मुंबई कहलाता है, में वकालत भी की, लेकिन संगीत साधना को भी अपना समय देते रहे। धीरे धीरे उन्हें यह समझ में आने लगा कि उन दिनों प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत में कुछ बुनियादी त्रुटियां आ गई हैं। उन्होंने पाया कि प्राचीन भारत का संगीत लिपिबद्ध और लिखित सामग्री पर आधारित था, लेकिन मध्ययुगीन भारत में संगीत के प्रलेखन की ओर संगीतकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन दिनों संगीत की पुस्तकें प्रचलित नहीं थीं। उनकी इच्छा थी कि संगीत के विद्यार्थियों के लिए कोई ठोस पाठ्यक्रम हो और इसके शास्त्रीय पक्ष के बारे में भी विद्यार्थी जाने। उन्होंने देश के अन्य बड़े बड़े कलाकारों से संपर्क किया
इन कलाकारों से प्राप्त जानकारी को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और उर्दू के संगीत ग्रंथों का भी गंभीर अध्ययन किया और उनकी स्वर मालिकाओं की बारीकियों को समझा। इस सिलसिले में वे महाराष्ट्र की गायनोत्तेजक संगीत मंडली में शामिल हो गए और उस समय के अली हुसैन खां, रायोजी वेलवागकर और विलायत हुसैन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के संपर्क में आए। अक्सर वे इन उस्तादों से मिलते और संगीत पर गहन विचार विमर्श करते। एक दिन की बात है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम प्रणाम। आइए भातखंडे जी, उस दिन उल्लासनगर संगीत महोत्सव में आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तानी संगीत की स्थिति के बारे में आपकी चिंता बड़ी प्रासंगिक है। जी गुरुदेव, मैंने अब तक ये अनुभव किया है कि ऋतुओं पर, प्रकृति पर, त्योहारों पर, भक्ति पर और लगभग सभी विषयों में संगीत रचनाएं तो बहुत हुई हैं और उनका श्रृंगार भी अनोखा है। लेकिन गुरुदेव, हमारे पास वे रचनाएं सुरों और कथ्यों में लिपिबद्ध नहीं हैं। और यदि ऐसा ही होता रहा तो हमारी गरिमामयी संगीत विधा धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी। जी गुरुजी, और यही मेरी चिंता है। मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में 2 कार्य करने होंगे। पहला कार्य होगा संगीत रचनाओं की कथ्य सामग्री का संग्रह करना और दूसरा स्वर लिपि लिखने की जो परंपरागत पद्धति है उसमें थोड़ा और सुधार करना, ताकि उन्हें सुगमता से पढ़ा जा सके और वे सर्व सुलभ हो सके। ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। मैं आपकी इस पहल का समर्थन करता हूं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है भातखंडे जी। धन्यवाद गुरुदेव, आज्ञा दीजिए। फिर क्या था? ऋषि मतंग और ऋषि भरत द्वारा विकसित प्राचीन काल की पुरानी स्वर लिपि की लेखन पद्धति में भातखंडे जी ने थोड़ा सुधार किया, जिसके द्वारा संगीत की लय, ताल, मात्राएं, कोमल और शुद्ध स्वरों का चढ़ाव उतार, आलाप इत्यादि को आसानी से दर्शाया जा सकता था। संगीत रचनाओं के संकलन हेतु अक्सर भातखंडे जी दूर दूर की यात्राएं करते और संगीतकारों से निवेदन करते कि वे उन्हें उनकी रचनाओं का संग्रह करने की अनुमति दें। लेकिन कई संगीतकार उन्हें रचनाएं देने से इनकार कर देते थे। फिर क्या होता था, आइए जानते हैं। चतर सुगर भैया तुम, चतर सुगर भैया तुम, चतर सुगर भैया तुम, चतर सुगर भैया पकड़त हो बलमावे तो नवेलिना। अरे 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 भाई, रुको रुको। अरे कहाँ चले आ रहे हो हैं? देखते नहीं, जगह नहीं है। मैं देख रहा हूँ श्रीमान, लेकिन क्या? श्रीमान, मैं उस्ताद जी का संगीत सुनने के लिए बड़ी दूर से आया हूँ। तो मेरा मतलब है दूसरे नगर से आया हूँ। आप तो इस समारोह के आयोजक लगते हैं। हाँ? यदि कृपा पूर्वक मंच के आसपास या पर्दे के पीछे ही मेरे बैठने की थोड़ी व्यवस्था हो पाती तो। बड़े संगीत प्रेमी लगते हो। तभी तो इतनी दूर से आए हो। अच्छा चलो, तुम्हें मंच के ठीक पास बैठाने की कोशिश करता हूँ। जी जी, वैसे मंच के पर्दे के पीछे भी चलेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी। आओ चलो। धन्यवाद धन्यवाद। तो सुना आपने? दरअसल होता यह था कि ऐसी स्थिति में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी इन उस्तादों के कार्यक्रम में पर्दे के पीछे या मंच के नीचे छिपकर बैठते तथा कथ्य और स्वर लिपियां लिखा करते थे। इसके आधार पर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और बाद में बाकायदा उन संगीतकारों को श्रेय भी दिया। भातखंडे जी स्वयं भी चतुर पंडित के छद्म नाम से गीत रचना करते थे। गीत मालिका और क्रमिक पुस्तक माला में उनके स्वरचित 250 के लगभग गीत हैं। भातखंडे जी ने कठिन प्रयत्नों से एकत्रित पुरानी, प्रचलित तथा अप्रचलित गायन सामग्री को क्रमिक पुस्तक माला के 6 संस्करणों में प्रकाशित करवाया। वे स्वयं अपने हाथ के लिखे हुए संग्रहों को लेकर प्रकाशकों के पास जाते
प्रकाशक महोदय अंदर बैठे हैं क्या? जी हाँ, अंदर ही बैठे हैं। आइए पंडित जी, आइए अंदर आ जाइए। धन्यवाद धन्यवाद। लग रहा है आज फिर कुछ छपाई की सामग्री लेकर आए हैं। जी हाँ जी हाँ, आज क्रमिक पुस्तक माला का 6वां संस्करण लेकर आया हूँ। ओह। देखिए देखिए। भातखंडे संगीत शास्त्र उनकी अभिनव रचना थी, जिसे उन्होंने मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा। प्रकाशनों का सिलसिला चलता रहा। सन 1910 में उन्होंने स्वर मालिका प्रकाशित करवाई। ये भारतीय संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण कृति साबित हुई। इसमें विभिन्न रागों की सरगमें थीं। सन 1911 में अष्टोत्तर शत ताल लक्षणम तथा 1912 में लक्षण गीत नामक गीत संग्रह 3 भागों में छपा। इसमें करीब 110 गीत थे। वे दक्षिण भारत के अनेक संगीत विद्वानों के साथ भी संगीत चर्चा में शामिल हुए। इस क्रम में उन्होंने विजयनगरम, हैदराबाद, मद्रास जैसे संगीत संपन्न स्थानों का दौरा किया। वहीं पर इन्हें पंडित वेंकटमुखी के 72 थाटों का भी पहली बार पता चला। उनके प्रमुखतम कार्यों में से एक है समग्र हिंदुस्तानी संगीत को 10 थाटों में विभाजित और वर्गीकृत करना एवं उनके गायन के समय को निर्दिष्ट करना। थाट अथवा ठाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है, जिससे राग की उत्पत्ति होती है। थाट को मेल भी कहा जाता है। आज हिंदुस्तानी संगीत में लगभग 100 राग हैं, जो उनके द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। उनके अथक प्रयासों से देश भर में कई संगीत विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना हुई और संगीत को एक ठोस पाठ्यक्रम के रूप में देखा जा सका। आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के इस महान अग्रदूत का 19 सितंबर 1936 को निधन हो गया। उनका धन्यवाद कि उनके कारण आज हमारे पास समृद्ध हिंदुस्तानी संगीत का ठोस पाठ्यक्रम, सरगम लिखने की सुगम और अनूठी पद्धति, रागों की स्वर लिपियां और कथ्य सामग्री है। मानव सभ्यता और विश्व का संगीत समुदाय उनके इस अतुलनीय योगदान हेतु कृतज्ञता प्रकट करता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदुस्तानी संगीत के पुनर्जागरण के अग्रदूत पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगडो, कलाकार मोइनुल हसन, बाबला कोचर, सुनील लोहिया, शिमाइला परवेज और परवेज गौहर। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण कुसुम लता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।